बनाई। इसी के बीच का एक व्यक्ति था, इसी घर का, उसका नाम नहीं खोलेंगे, उस गोली से मैं बच गया। फिर बम कांड करवाया इसने मेरे यहाँ, तो 2 लोगों की मौत हो गई, एक अस्पताल में मर गया और मैं पूरी तरह से जख्मी हो गया। मेरा अपहरण भी करवा लिया था इसने। ईश्वर की कृपा से मैं किसी तरह उसमें भी बच गया। इसके बाद फिर हमारी इसकी दुश्मनी चलती रही। मेरे भी मन में रहता था कि ये इनके प्रकार रहने होगी। अदालत में वही पढ़ा जाता है जो थाने से लिख के भेजा जाता है। तो ऐसा कुछ लिख के भेजा गया कि वो बिल्कुल बरी हो गया। इसके बाद तो मैं उस दिन सोबन में था, इसका काफिला आ रहा था, शायद राष्ट्रपति का या बहुत बड़े नामदार मंत्री का काफिला, इतना बड़ा नहीं होगा, मैंने सोबन ने आँख से देखा है। वो लोग इसके साथ थे जो बड़े सफेद पोश थे, और कम से कम 500 गाड़ी का काफिला सोबन आया। और इसने सोबन सरकार से आते आते कहा, अपने लल्लन को समझा लो, नहीं तो इतना काट करके मछलियों को चुगा दूंगा। कानपुर देहात है और कानपुर देहात का शिवली कस्बा है, और आज हम आप लोगों को रूबरू कराते हैं कानपुर कांड के बारे में। आपने सुना होगा, कानपुर देहात का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ विकास दुबे, आप सभी लोग बड़ी भली भांति परिचित हैं। तो विकास दुबे जो डॉन था, जो गैंगस्टर था, उसका शिवली में जो पूर्व के जो चेयरमैन साहब हैं श्री लल्लन वाजपेयी जी, उनसे इंटेंशन चलता ही रहता था, टसन था और उनसे दुश्मनी थी। तो आज हम वाजपेयी जी के पास हैं और ये बात करते हैं विकास दुबे जैसे जो अपराधी होते हैं, वो विकास दुबे जैसे अपराधी बन कैसे जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब उसमें प्लेटफॉर्म में। और आप ये बताइए कि आपका विकास दुबे से दुश्मनी कैसे बनी, प्रारंभिक स्टेज क्या थी? विकास दुबे यहीं ताराचंद स्कूल में पढ़ता था, यहीं पे, हमसे लगभग 10 साल आयु में छोटा है। अच्छा जी। और मैं एक यहाँ फट्टा टाकी चलाता था यहाँ पर, सुधा पैलेस नाम से, तो यहाँ पिक्चर देखने आता था जी। तो मैं देखता था उसको, यूँ तो लोग पिक्चर देखने आते थे तो बैठा रहता था जी। भोला वाला दिखता था तब ये जी, चूँकि आयु छोटी थी इसकी जी। तो टिकट 2 रुपए की थी हमारे यहाँ। तो कभी कभी पिक्चर का बड़ा शौकीन था ये, तो कभी कभी ये धीरे धीरे चाचा भैया कह के, और 1 रुपया है तो चलो इसको भेज दो, लड़का है भोला वाला। लेकिन मैं जानता नहीं था कि ये कहाँ का रहने वाला है, कौन है। केवल इतना जानता था भोला वाला लड़का, पढ़ने वाला, चलो पिक्चर देखने आता है, 1 रुपया सही, 1 रुपया ना सही, रोज़ तो आता ही पिक्चर देखने। उसी पीरियड में एक दिन ये डबल इंजन की एक मोटरसाइकिल चली थी जी। ये लेके आया जी। तो हमने कहा, देखा, हमने कहा ये तुम्हारी है? बोला हाँ मेरी है। तो हमने कहा ये तो 2 लोगों के पास हो सकती है ये मोटरसाइकिल, या तो अच्छा कोई ठेकेदार व्यापारी हो या कोई अच्छा अपराधी हो। तो कहा इसमें दोनों में हम कुछ भी नहीं। तो हमने कहा फिर तुम्हारे पास ये कैसे है? कल हम ले आए, शौक है मेरा। यहाँ से ये मुझसे बातचीत करता था, लेकिन उस समय पढ़ने की इसकी आयु थी, तो कुछ ऐसा नहीं लगता था कि ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगा, ये इस टाइप का होगा। लेकिन जिस समय ये मेरे पास आता था, पता लगा कि उसी समय किसी कटियार के मर्डर में ये संलिप्त हो चुका था, इधर कन्नौज के आसपास। ये बाद में मुझे मालूम हुआ। इसके बाद 94 का समय आया, मैंने चेयरमैनी का चुनाव लड़ना, लोगों ने प्रेरणा दी कि यार चेयरमैन का चुनाव लड़ जाओ, तुम एक्टिव रहते हो, राजनीति में काम भी करते हो, पब्लिक का वैसे भी करते हो। वैसे मेरा स्वभाव था, मैं चेयरमैन नहीं था तब भी लोगों का अगर कोई छोटा मोटा काम होता था, अकबरपुर जाना, ये तहसील जाना, तो मैं लेके चला जाता था, रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के किसी तरह उनका काम करवा दिया करता जी। तो ऐसा मेरा स्वभाव था शुरू से। तो राजनीति पे आया, 94 में मैं चेयरमैन बन गया। इसका आपराधिक इतिहास उस दिन से मुझे मालूम हुआ। मेरे बगल में एक लड़का रहता, वो तब गणेश जी वाली टेम्पो चलती थी, तो इसने 10, 12, 15 टेम्पो लूट ली। यही चौराहे पे ना, नदी के पास लूट ली। तो अगर किसी व्यक्ति को जिसके पास सीमित कपड़े हैं और उसको 1 महीने देखा जाए तो मालूम हो जाता कि कपड़ों देख के ये फला व्यक्ति है।
तो मेरे पास एक लड़का, उसका नाम नहीं खोलेंगे, लड़का का यहीं का था, तो उसने कहा भैया आज जो टेम्पो लूटी गई वो विकास दुबे उसमें थे। हमने कहा तुमने देखा? बोले हम तो ड्राइवर सीट पे थे, हम चला ही रहे थे, मुंह पे लपेटे थे और उन्होंने और उनके साथ और लोग थे। तब मैंने समझ लिया कि ये ऐसा हो सकता है, इसको शक हुआ हो। ये आया पिक्चर देखने 3-4 दिन बाद, तो मैंने पूछा कि यार क्या ऐसा भी करते? बोले ना भैया हम ऐसा करेंगे कभी, इसने कहा। लेकिन जब उस लड़के ने क्लियर कर दिया हाँ भैया यही वाली टी शर्ट पहने था ये, तब मैं मान गया कि अपराधी है। इसके बाद पिक्चर देखने भाई कोई भी आ सकता, कोई किसी की दुकान है, कोई अपराधी खरीदे है या अच्छा व्यक्ति खरीदे है, उसको बेचना है, उसको खरीदना है, उसमें कोई अपराध है नहीं। तो हमने कहा पिक्चर देखता देखने दो, और मैंने इससे फिर अपने पास बैठने से मना कर दिया कि दूर ये। और इसको भी कुछ आभास हो गया कि ये जान गए हैं ये। समय आया, समय कुछ अपराध, कुछ समय के अंतर में फिर मैं चेयरमैन बन गया। चेयरमैन बनने के बाद मैंने इससे कहा तुम्हारे लोग आते हैं देखो ठिलिया वालों से, उसके पास 5 किलो सेव हैं, उसी से अपेक्षा करता कि 150 रुपये बच जाएंगे, और तुम्हारे लोग आते हैं एक एक उठा के चले गए, 20 लोग उठा ले, उसके बाद बचा नहीं, चिल्ला के रह जाता है। तुम कपड़े की दुकान पर गए, 2000 का कपड़ा खरीद लिया, 100 रुपये पकड़ा चले गए, फिर दे देंगे, फिर देते नहीं हो, ये तुम्हारी बदनीयत है, तुम गंदे हो इस मामले में। मैंने कहा थोड़ा इसको खराब भी लगा, और मैंने इससे दूरी बनाई। मैं फिर यहाँ इतना कर दिया कि जब ये आने लगा यहाँ तो पिक्चर देखो, जाए पिक्चर देख सकते हो, बाकी मेरे पास ना हो। इसके बाद इसको ये खराब लगा जब मैंने ये कहा कि तुम्हारे लोग ऐसा करते हैं, तब इसने मेरे मर्डर की योजना बनाई। अगर इस व्यक्ति को मैं मार लूँ तो मैं भी चेयरमैन बन जाऊँगा यहाँ का। उसमें एक नेता एक नेता भी शामिल था इसमें। उस नेता, जिस पार्टी से आप चेयरमैन थे उसी पार्टी के नेता थे क्या वो? उस समय उसी पार्टी में था, उसके बाद वो दूसरी पार्टी में चला गया, उसके पहले भी दूसरी पार्टी में था। वो जो बहुत बड़े कोई नेता, बड़े लेवल का नेता था क्या? बड़े लेवल का, विधायक लेवल का नेता था, विधायक था, पहुंच वाला नेता था। वो टिकट का भी मामला चल रहा था, तो हमारी टिकट का सपोर्ट संतोष शुक्ला जी कर रहे थे, माननीय संतोष शुक्ला जी, और उनकी टिकट का सपोर्ट वो कर रहा था। उस टिकट में चूंकि नई उम्र थी मेरी, लड़के थे हम, तो टिकट तो मुझे संतोष जी ने, चूंकि जिला अध्यक्ष थे, मिल गई, और मैं जीत भी गया। जीतने के बाद एक जगह एक कार्यक्रम था मिश्रा ज्वेलर्स के यहाँ, वो भी थे नेताजी, हम भी थे। तो मैं कह रहा था और भाई विधायक जी, चूँकि नई उम्र थी उसी ढंग से, चूँकि हमने कहा था इसने बहुत विरोध किया, तो और भाई विधायक जी, बस वहाँ से वो मुझसे चिढ़ा और उसने विकास दुबे से कहा मार दो इनको, तुम चेयरमैन बन जाओगे। लड़ाई यहाँ शुरू हो रही, और वहाँ सपोर्ट मिल रहा। इधर मैंने इससे विकास से कह दिया था कि भैया वैसा नहीं चलेगा यहाँ, कि तुम कपड़ा ले जाते हो, पैसे नहीं देते हो, तुम फल की ट्राली पे 20 लोग आए, उसका 5 किलो उठा के चले गए, ये चलेगा नहीं अब। तो तब इसने मर्डर की योजना बनाई। इसी के बीच का एक व्यक्ति था, इसी घर का, उसका नाम नहीं खोलेंगे, तो वो मैं सब बताया करता कि भैया आप इसके आना नहीं है, तुम्हारे मर्डर की योजना बना चुका। तो हमने कहा मेरे मर्डर की क्यों बना चुका, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो उसने कहा भाई पता नहीं वो, लेकिन वो कह रहा था कि लल्लन को निपटाना है। इसके बाद इसने मेरे भाई के गोली मारी। अच्छा। 91 भाई को गोली मारी। ऐसा लग रहा था कि भाई की मृत्यु हो जाएगी। भाई की गोली इस वजह से मारी थी कि अगर लल्लन होंगे तो आ जाएंगे, अगर मैं उस समय होता वहाँ तो शायद मारा जाता। लेकिन मैं सहयोग से था नहीं, बाद में पहुँचा। खैर भाई मेरा करीब 1-2 महीने रहा आईसीयू में और ठीक हो गया, थोड़ा मानसिक विक्षिप्त हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा से बच गया वो। इसके बाद फिर इसने सैकड़ों बार मेरे मारने के लिए आदमी लगाए, सैकड़ों बार, चूँकि इसके पास अपराधी थे और मैं अपराध जगत में कहीं प्रवेश कभी नहीं हुआ, ना था कभी हुआ, ना कभी हूँगा। तो मैंने ये नहीं जान पाता था कि ये कौन है, ये कौन है। तो मेरे एक गोली मारी गई दिलीप नगर में जी। उस गोली से मैं बच गया। फिर बम कांड करवाया इसने मेरे यहाँ, तो 2 लोगों की मौके मौत हो गई, एक अस्पताल में मर गया और मैं पूरी तरह से जख्मी हो गया। मेरा अपहरण भी करवा लिया था इसने। ईश्वर की कृपा से मैं किसी तरह उसमें भी बच गया। इसके बाद फिर हमारी इसकी दुश्मनी चलती रही। मेरे भी मन में रहता था कि ये एन के एन प्रकार ऋण, या तो ये
जेल चला जाए या ये पुलिस के द्वारा मारा जाए, लेकिन तब काउंटर प्रथा थी नहीं। तो और पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त था, चूँकि इसकी वसूली होती, इसके पास वसूली आती थी। मैं इन चीज़ों से दूर था। मैंने कभी पब्लिक का 10 रुपया आज तक नहीं लिया, 10 का सिक्का नहीं लिया होगा। तो इसके पास पैसा होता था। तो हमारे थाने की भी पुलिस, सिवली थाने की पुलिस, तो ये समझ लो कि सब तो नहीं, लेकिन काफ़ी इससे प्रभावित रहते थे, क्योंकि ये कुछ पैसे का लालच देता था, कुछ और चीज़ें मुहैया करवाता था, कहीं कुछ न कुछ। तो एक स्थिति ये आ गई कि थाना सिवली इसको पहले बता देती थी कि पुलिस तुम्हारा रेड पढ़नी है, तुम्हारी ये पढ़नी है, और इसका वर्चस्व फिर इतना फैल गया और साहस, उस पुलिस के संरक्षण से साहस इतना बन गया कि थाने के अंदर राज्य मंत्री माननीय संतोष शुक्ला की इसने हत्या कर दी, गोली मार दी। कतई किंचित मात्र भी इसने वो नहीं किया, संकोच नहीं किया कि राज्य मंत्री हैं, वर्तमान गवर्नमेंट के हैं, और इसने हत्या कर दी। किसी तरह का भय नहीं था, किसी तरह का भय नहीं था। और संतोष शुक्ला भी निर्भीक व्यक्ति थे। वो मौत, वो कहते थे कि मरना तो एक दिन है, वो भी हमसे ऐसे बोला करते थे, और मेरा वो सपोर्ट करते थे। ये गलत में केसों फंसाता था तो वो बचाने की चेष्टा करते थे और पूरी ताकत लगा देते थे, चूँकि मंत्री भी थे वो। इसके बाद फिर इसने बमकांड करवाया मेरे यहाँ। ये जेल चला गया तो मैं थोड़ा सुस्त हो गया कि अब तो जेल चला गया। इसने माया 3 मर्डर हो गए, मैं भी बुरी तरह घायल हो गया, मेरा अपहरण हो गया, सब कुछ। इसके बाद फिर इसने पूरा प्रयास किया कि किसी तरह लल्लन को निपटा दे, लेकिन ईश्वर की इसी कृपा रही, शोभन सरकार की दया रही मेरे ऊपर कि आई मौत सामने, लेकिन टल जाती थी, क्योंकि उसमें सरकार की देन थी। मैं अपने रण कौशल से नहीं बचा, ये सरकार की। बम कांड में तो सारा अटैक मेरे ऊपर हुआ था। 20-25 गोली मारेंगे, 10-12 बम मारेंगे, इतने पे तो जिन लोगों के लगे थे उनके मांस के चीथड़े दीवार में चपके, तो मैं तो वहीं बैठे था। सारा हमला तो मेरे ऊपर हो रहा था। तो इसमें सरकार की देन थी, शोभन सरकार ने मुझे बचा लिया। इसके बाद संतोष शुक्ला की हत्या के बाद इसका फिर वर्चस्व बढ़ गया, क्योंकि थाने के अंदर। और देखिए उस केस में ये बरी होता है जी, उस केस में बरी भी होते हैं। इतनी थाने के अंदर मर्डर जी, तो आप समझ लीजिए कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, और अदालत की व्यवस्था कैसी होगी। अदालत में वही पढ़ा जाता है जो थाने से लिख के भेजा जाता है जी। तो ऐसा कुछ लिख के भेजा गया कि वो बिल्कुल बरी हो गया। इसके बाद तो मैं उस दिन सोबन में था, इसका काफिला आ रहा था, शायद राष्ट्रपति का या बहुत बड़े नामदार मंत्री का काफिला, इतना बड़ा नहीं होगा, मैंने सोबों ने आंख से देखा है। वो लोग इसके साथ थे, जो बड़े सफेद पोश थे, और कम से कम 500 गाड़ी का काफिला सोबन आया। और इसने सोबन सरकार से आते आते कहा, अपने लल्लन को समझा लो, नहीं तो इतना काट करके मछलियों को चुगा दूंगा। सरकार से इसने कहा, शोभन सरकार से, जो साक्षात भगवान थे। तो उन्होंने कहा ये बेटा वक्त बताएगा किसको मछलियाँ चुगेंगी, किसको चुगेगी, किसको नहीं चुगेगी, और इसको वहाँ से कह दिया जाओ यहाँ से। तो जब इतने नामदार लोग इसका सपोर्ट करते थे, इसको संरक्षण प्राप्त था, इसको दिखता था कि अब अभी सब कुछ है। ये तो अपने राजतंत्र बिल्कुल इसी का चल रहा था चारों तरफ। तो इसमें ये आपसे जानना चाहेंगे कि किसी राजनीतिक पार्टी विशेष के लोग जो थे, नेता थे, वो सपोर्ट करते थे कि लगभग सारी राजनीति? हर दल का व्यक्ति, लालच, वोट का लालच था। हर दल का व्यक्ति जो यहाँ से चाहे लोकसभा लड़े, चाहे विधानसभा लड़े, चाहे जिस दल का लड़े, हर एक व्यक्ति की अपेक्षा थी कि अगर विकास दुबे साथ आ जाएंगे तो 10-20 हज़ार वोट में मिल जाएंगे। इस वजह से संरक्षण प्राप्त था, और वो सारे के सारे लोग इसकी मदद करते थे। बड़े नामदार लोग, मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूँ, अब भी हैं, मैंने आँख से देखा है कि ऐसे ऐसे लोग इसकी मदद करते थे, और मैं अकेला था। नाम आप किसी का नहीं बता रहे हैं, उन विधायक जी का भी नाम नहीं बताया, हालांकि जो हमारे जो दर्शक हैं उनमें बहुत सारे मनीषी हैं, इंडिकेशन मिल जाता है कि कौन से विधायक उस समय थे जो किस निकनेम से पहचाने जाते थे, और वो तो खैर एक अलग चीज़ है। परंतु एक चीज़ हमें और भी बताइए कि दशकों तक आप एक तरह से कहते हैं कि मौत कोई एहसास हुआ कि नहीं, हमें कभी भी किसी भी तरह का खतरा है? हम जब घर से निकलता था तो मेरी पत्नी मेरे पैर छूती थी, पता नहीं वापस आवे या ना आवे। जरा घुमा सकते हैं
आप धर्मपत्नी हैं और वो भी आरएसएस में रही हैं। और अभी अनौपचारिक बात में ये भाई साहब बता रहे थे कि आप 1977 के 75 में जो इमरजेंसी, तो उसमें स्वयं सेवकों को खाना वगैरह भोजन वगैरह की व्यवस्था वो मेंटेन करती थी और स्वयं सेवक थी। तो विषय से हट के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप आरएसएस में कब से थी? हम बचपन की बता रहे हैं। हमारे पिताजी आरएसएस में थे। शाखा जाती थी? हाँ, शाखा नहीं जाते थे, वैसे सेवा की है। हमारे पिताजी थे। अच्छा, सेवा की हाँ, है, समाज सेवा किया है। जब ये इंदिरा गांधी वाला वो चला था इसका इमरजेंसी टाइम, तब लोग आरएसएस वाले इधर उधर बेचारे मारे घूमते थे, पेड़ों बैठते थे, पेड़ों बैठे कहीं कहीं जैसे पता लगा पुलिस पीछा करती थी। तो मैं खाना देने जाती थी। आपको डर नहीं लगता था? नहीं, डर नहीं। तो हम मिलते थोड़ी थे उन लोगों से। अच्छा जी। पता था हम लोगों को, भाई इतने हमारे पिताजी उसमें एक्टिव थे और वहाँ इतने लोग हैं, खाना ले गए, पेड़ पे टांग दिया जी, वो अपना चले आए। आरएसएस कैसा संगठन है, क्या कहेंगे? था पहले अच्छा, बहुत अच्छा था, लेकिन अब जी, आप क्या कह रहे हैं? आरएसएस संगठन पहले बढ़िया था, बहुत अच्छा था, अब लेकिन अब कम अच्छा है। अब कम अच्छा है। हाँ, वो चीज अब नहीं है। अब वो चीज नहीं है। तो वो कैमरा इधर ले चलिए। ये एक अलग विषय है जो उन्होंने अपने उद्गार हैं व्यक्त किए हैं। और एक चीज ये हम जानना चाहेंगे कि विकास दुबे के मरने पर इस क्षेत्र की जो जनता है वो कैसा महसूस कर रही है? मतलब आप एक जनप्रतिनिधि रहे हैं और आज तो मैं लोगों से जब बात करता हूं तो चुनाव निर्विघ्न चुनाव होते हैं। पहले विकास दुबे जहां जहां कह देता ये प्रधान ये प्रधान ये प्रधान, उसी के पक्ष में लोग मतदान कर देते थे, भय बस, मन से नहीं, उसके भय से। आज स्वतंत्र ढंग से मतदान हो रहा है। कोई हर आदमी प्रधान जिसको जनता चाहती वो बन रहा। पहले विकास जिसको चाहता था वो बनता था। ये है, तब में ये अंतर है। ये अंतर है। तो ये थे टाउन एरिया सिवली के पूर्व चेयरमैन ललन वाजपेयी जी, और उनका विकास दुबे से, जो कि कानपुर का गैंगस्टर था और पूरे देश में वो जब उसका अंत हुआ तो उसका नाम हुआ। ये एक चीज ये दर्शाती है, अभी उनसे बात हो रही थी तो वो जो पूर्व विधायक थे उनका नाम नहीं बताया और उन्होंने इस दुश्मनी में एक तरह से खाद और पानी डालने का कार्य किया। ये किसी इंडिविजुअल राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं हो सकती है, परंतु सवाल वही आता है कि विकास दुबे जैसे अपराधियों को संरक्षण देने वाले, विकास दुबे किस तरह से गैंगस्टर बना? विकास दुबे जैसे अपराधी जो होते हैं वो 4 दिन में विकास दुबे नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे अपराध को खाद पानी देने वाले वो नेता, ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वाले वो प्रशासन के अधिकारी जो ऐसे अपराधियों को सह देते हैं और नोटों की गड्डियों से अपनी जेबें भरते हैं। तो सवाल यही आता है आम जनता का कि ऐसे नेताओं के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? ऐसे प्रशासनिक और पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? उनके घर ऐसे ही नेस्तनाबूद कब किए जाएंगे? और इसके इंतजार में आम पब्लिक रहती है। और ऐसे ही कुछ यक्ष प्रश्नों के साथ आपको छोड़ देते हैं और विचार कीजिए और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।